दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे इतिहास के उन पन्नों में गोता लगाने वाले हैं जहां एक साधारण सा 13 साल का लड़का दुनिया के सबसे ताकतवर सम्राटों में से एक बन जाता है। और सबसे खास बात, हम ये सब समझेंगे इन बेहद शानदार हाथ से लिखे गए ओरिजिनल स्टडी नोट्स के जरिए जो मुगल एम्पायर की नींव को एकदम शीशे की तरह साफ कर देते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब सबसे पहली और दिलचस्प बात जो इन नोट्स से निकल कर आती है वो एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। सोचिए जरा, अकबर निरक्षर था। जी हां, वो पढ़ लिख नहीं सकता था। लेकिन विडंबना देखिए, उसी का शासनकाल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग बन गया। पंचतंत्र हो या महाभारत, उसके दरबार में फारसी में इनका बड़े पैमाने पर अनुवाद हुआ। मतलब एक ऐसा राजा जो खुद अक्षर नहीं पहचानता था, उसने एक पूरे सांस्कृतिक और साहित्यिक पुनर्जागरण को जन्म दे दिया। है ना कमाल की बात। खैर, इस 50 साल के लंबे और विशाल शासनकाल को अच्छे से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। बालक राजा का उदय, मुगल साम्राज्य का विस्तार, सामाजिक और धार्मिक सुधार, अकबर के नवरत्न और आखिर में वास्तुकला और उसकी छोड़ी गई विरासत। आइए एक एक करके इन्हें देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, बालक राजा का उदय। इन ओरिजिनल नोट्स पर नजर डालिए। यहां साफ दर्ज है कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में हुआ था। माता पिता थे हुमायूं और हमीदा बानो बेगम। लेकिन यहां एक बहुत ही अहम डिटेल है। अकबर का लालन पालन असल में उनकी धाय मां महम अनगा ने किया था और उनका इस बालक के शुरुआती जीवन पर बहुत गहरा असर पड़ा था। अब देखिए कि इतिहास में घटनाएं कितनी रफ्तार से बदलती हैं। जन्म के कुछ ही साल बाद 1556 में हुमायूं की अचानक मौत हो जाती है। उसी साल पंजाब के कलानौर में आनन फानन में ईंटों के एक चबूतरे पर अकबर का राज्याभिषेक कर दिया जाता है और ताज पहनते ही सीधा पानीपत के मैदान में दिल्ली पर कब्जे के लिए एक भयंकर युद्ध। यहां सबसे ज्यादा चौंकाने वाला आंकड़ा है 13। जब हुमायूं का निधन हुआ और पूरे साम्राज्य का बोझ इस लड़के के कंधों पर आया, तब उसकी उम्र केवल 13 साल और 4 महीने थी। जरा कल्पना कीजिए, महज 13 साल के एक बच्चे को हेमू जैसे खूंखार और अनुभवी सेनापति के सामने युद्ध के मैदान में उतार दिया गया। वो हेमू जो पहले ही 22 युद्ध लड़ चुका था। यही वो पानीपत का दूसरा युद्ध था जहां से असल में अकबर के शासन की नींव पड़ी। अब बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, मुगल साम्राज्य का विस्तार। देखते हैं कि कैसे इस बालक राजा ने अपने साम्राज्य की सीमाएं बढ़ाईं। अगर आप इन नोट्स को देखें तो ये लगातार चले सैन्य अभियानों की एक लंबी लिस्ट है। 1561 में बाज बहादुर को हराकर मालवा विजय से ये सिलसिला शुरू हुआ। फिर 1562 का वो मशहूर आमिर गठबंधन, 1564 में वीर रानी दुर्गावती के खिलाफ गोंडवाना अभियान, इसके बाद 1576 में अरावली की पहाड़ियों का वो ऐतिहासिक हल्दी घाटी का युद्ध, और फिर पश्चिम में काबुल और कश्मीर को जीतकर मुगल सीमाओं को सीधा हिंदू कुश पर्वतमाला तक पहुंचा देना। इसे ही बाद में साम्राज्य की वैज्ञानिक सीमा कहा गया। इन तमाम अभियानों में एक नंबर ऐसा है जो सच में दिमाग घुमा देता है, 11 दिन। नोट्स में बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि 1573 में गुजरात के विद्रोह को कुचलने के लिए अकबर ने फतेहपुर सीकरी से अहमदाबाद तक का सफर, जो कि करीब 450 किलोमीटर है, सिर्फ और सिर्फ 11 दिनों में तय किया था। इतिहासकार वीएस स्मिथ तो इसे विश्व इतिहास का सबसे तेज अभियान मानते हैं। वाकई ये तो एक तरह का रिकॉर्ड ही हो गया। चलिए अब आते हैं भाग 3 पर, सामाजिक और धार्मिक सुधार। ये वो दौर था जहां अकबर सिर्फ एक विजेता नहीं बल्कि एक विजनरी शासक बन रहा था। 1562 से 1564 तक के ये 3 साल एक बड़े बदलाव के गवाह बने। 1562 में युद्धबंदियों को दास बनाने की अमानवीय प्रथा खत्म कर दी गई। अगले ही साल 1563 में हिंदुओं से वसूला जाने वाला तीर्थयात्रा कर हटा दिया गया और सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक 1564 में गैर मुस्लिमों पर लगने वाले जजिया कर को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। इन प्रगतिशील फैसलों ने साम्राज्य के सामाजिक ताने-बाने को अंदर तक बदल कर रख दिया। अब यहां जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है शासन की सोच में आया ये भारी बदलाव। शुरुआती दौर में प्रशासन काफी रूढ़िवादी था, जिस पर बैरम खान जैसे संरक्षकों का पूरा कंट्रोल था। लेकिन बाद में अकबर ने सुलह-ए-कुल यानी यूनिवर्सल पीस का रास्ता चुना। इसी विजन के तहत 1575 में सभी धर्मों के लिए इबादत खाना बनाया गया और अंततः 1582 में दीन-ए-इलाही की शुरुआत हुई, जिसका मकसद था हर धर्म की अच्छी बातों को एक धागे में पिरोना।
और हाँ, ये सहिष्णुता सिर्फ किताबी बातें नहीं थीं। इस पन्ने पर मौजूद सबूत देखिए। नोट्स में साफ दर्ज है कि अकबर ने हिंदू, जैन और सिख गुरुओं को कितना गहरा सम्मान दिया। एक बहुत बड़ा उदाहरण है सिखों के चौथे गुरु रामदास जी को अमृतसर में 500 बीघा जमीन दान में देना। जी हाँ, वही जगह जहां आज हमारा पवित्र स्वर्ण मंदिर यानी हरमिंदर साहब स्थित है। आगे बढ़ते हैं चौथे हिस्से की ओर। अकबर के नवरत्न, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसके बारे में हम सबने कभी न कभी सुना है। हस्तलिखित नोट्स का ये पन्ना सीधे उन 9 असाधारण चेहरों की लिस्ट दिखाता है जिन्हें दरबार में सबसे ऊंचा दर्जा मिला। अकबर के असली खूबी ही यही थी, वो टैलेंट को पहचानना जानता था। इन्हीं नवरत्नों ने प्रशासन से लेकर कला और साहित्य तक साम्राज्य को एक नए मुकाम पर पहुंचाया। इस टेबल को देखिए, ये कितनी डाइवर्स टीम थी। वाकपटुता और हाजिर जवाबी के लिए बीरबल, साम्राज्य का पूरा फाइनेंस संभालने और 10 साला नाम की नई रेवेन्यू प्रणाली लागू करने वाले टोडरमल, अपनी मियां की मल्हार से दरबारियों को मंत्रमुग्ध कर देने वाले तानसेन, अकबरनामा लिखने वाले विद्वान अबुल फजल और युद्ध के मैदान में मुगल परचम लहराने वाले अजय सेनापति मानसिंह। सच में अलग अलग बैकग्राउंड से आई प्रतिभाओं का ये एक ऐसा सॉलिड कॉम्बिनेशन था जिसने उस युग को सही मायनों में स्वर्ण युग बना दिया। नोट्स में दर्ज एक और शब्द जो बार बार आता है वो है मनसबदारी प्रथा। ये मुगल प्रशासन की रीढ़ की हड्डी थी। मनसब का सीधा सा मतलब है पद या रैंक। ये एक ऐसा कमाल का सिस्टम था जिसने सिविल और मिलिट्री प्रशासन को एक कर दिया। हर अधिकारी को एक रैंक मिलती थी और उसी से तय होता था कि उसका वेतन कितना होगा और उसे कितने घुड़सवार रखने होंगे। इसी सिस्टम ने इतने विशाल साम्राज्य को एक साथ जोड़े रखा। अब हम अपने इस एक्सप्लेनर के आखिरी भाग पर आते हैं, वास्तुकला और अंतिम विरासत। यहाँ उन शानदार प्रोजेक्ट्स की लिस्ट है जो उस दौर में जमीन पर उतारे गए। लाल बलुआ पत्थर से बना आगरा का भव्य किला, एक बिल्कुल ही नई राजधानी फतेहपुर सीकरी, और उसके अंदर वास्तुकला का वो अजूबा पंचमहल। गुजरात जीतने की खुशी में बनवाया गया दुनिया का सबसे ऊंचा दरवाजा, बुलंद दरवाजा, और अपनी सत्ता को मजबूती देने के लिए इलाहाबाद और लाहौर में खड़े किए गए किले। ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारतें नहीं थीं, ये मुगल पावर के ऐसे परमानेंट सिंबल थे जो आज भी सीना ताने खड़े हैं। स्थापत्य कला से इतर इन नोट्स में सिक्कों को लेकर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिटेल है। ध्यान दीजिए, अकबर ने रामसीय प्रकार के सिक्के चलाए जिन पर भगवान राम और माता सीता की आकृतियां बनी थीं। इसके साथ ही सोने का इलाही सिक्का भी जारी किया गया। 1605 में अपनी मौत तक ये सिक्के उसकी समावेशी और व्यापक सोच का जीता जागता भौतिक प्रमाण रहे। तो दोस्तों, जैसे ही हम इन ऐतिहासिक नोट्स के इस एक्सप्लेनर के अंत पर पहुंचते हैं, मेरे मन में एक बहुत ही गहरा सवाल उठ रहा है, और शायद आपके मन में भी। इन दस्तावेजों में हमने जिस सुलह कुल और धार्मिक सहिष्णुता की बात की, अगर अकबर के बाद आने वाले शासकों ने भी उन्हीं नीतियों को उसी शिद्दत और ईमानदारी से निभाया होता, तो सोचिए, क्या आज इस पूरे उपमहाद्वीप का इतिहास और भविष्य कुछ और नहीं होता? ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास की किताबों से निकलकर आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। आप भी इस बारे में सोचिएगा जरूर। हमारे साथ इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।